तो मेंटेनेंस इज अ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड अ dignified life. It is not mere instrument of livelihood. ये केवल आजीविका का कोई यंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आजीविका किसी महिला की चलनी चाहिए इसलिए उसको मेंटेनेंस देना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ आई एम डिस्कसिंग बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द हस्बैंड एंड वाइफ इशू। तो कोई पत्नी यदि भरण पोषण करने में असमर्थ है तो मात्र भोजन का अधिकार या आवास का अधिकार उससे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। उससे जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि उसको भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जो मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस पी एन भगवती ने बहुत अच्छे से क्रिस्टली क्लियर किया आर्टिकल 21 में। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 इसको हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि सेक्शन 144 बीएनएसएस, 125 सीआरपीसी। 125 सीआरपीसी इसलिए बोलेंगे क्योंकि सारे केस तो पहले के ही हैं। एक मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की भी बात करता है, किसी भी व्यक्ति के जिसके पास भरण पोषण के पर्याप्त साधन नहीं है। ठीक है। एक आता है सविता बेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 का केस। सविता बेन का केस भी बहुत महत्वपूर्ण केस इसलिए है क्योंकि एक प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या दूसरी पत्नी को ये अधिकार प्राप्त है। पहली बात तो ये होती है कि दूसरी पत्नी जैसी कोई चीज नहीं होती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 मना करता है। आवश्यक शर्तें जो विवाह के एसेंशियल कंडीशन है उसमें पति या पत्नी का या तो अविवाहित या तो पूर्व में अगर विवाह हुआ है तो पति या पत्नी जो भी उसका पूर्व में हो उससे तलाक हो चुका हो या मर गया हो, यानी कि सिंगल होना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी स्त्री को यह पता ही नहीं है, जहां किसी स्त्री को यह पता ही नहीं है कि जिसको वो अपना पति मान रही है ही इज ऑलरेडी मैरिड, इन सच केस एंड अकॉर्डिंग टू सम कस्टमरी लॉ, जहां पर एक से अधिक पत्नियां रहती हैं, इसका इंटरप्रिटेशन वहां पे भी अप्लाई कर जाएगा। मैं इसीलिए उसको भी जोड़ ले रहा हूँ। हालांकि इस केस में इस बात को नहीं डील किया गया, लेकिन बहुत सारे कस्टम में एक से अधिक पत्नियां रखने का आज भी भारतीय समाज में रिवाज है। हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से जो गवर्न हो रहे हैं या जो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न नहीं भी हो रहे हैं लेकिन वो हिंदू हैं। कौन गवर्न नहीं होता हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू मैरिज एक्ट से? कौन है ऐसा जो हिंदू है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न नहीं होगा? यहूदी मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने कहा हिंदू होते हुए भी हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न नहीं होगा। अरे हिंदू होते हुए भी हिंदू विधि से गवर्न नहीं होगा। गोल गोल घुमाओ मत, सीधा बताओ। ट्राइब्स, ओके वेरी गुड। उसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में जाकर देखो ना कि हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करता किसके ऊपर? शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे नहीं अप्लाई करता। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर हिंदू बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट अप्लाइंग देम। उनके ऊपर नहीं होता, वो अपने कस्टम से चलते हैं। तो खैर, तो कोई भी कस्टमरी लॉ के कारण या जहां पर किसी स्त्री को पता नहीं है कि उसका पति पूर्व में भी विवाहित है, अर्थात कोई दूसरी पत्नी भी अगर है, तो पत्नी की परिभाषा के अंतर्गत वह भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ये बात सविता बेन भाटिया के केस में बताया गया। ठीक है। यानी कि दूसरी पत्नी भी क्या मांग कर सकती है? दूसरी पत्नी भी भरण पोषण की मांग कर सकती है और तलाकशुदा मांग कर सकती है। तलाकशुदा भी मांग कर सकती है, डिवोर्स भी मांग कर सकती है। ये बात किस केस में बोली गई? सविता बेन के केस में बोली गई। ये सब आप लोगों को खुद बताना है, जब सेक्शन पढ़ेंगे तो आप बताएंगे हाँ सर ये वाली बात आई। डी वेलुसामी वर्सेस डी पचैयामल 2010। बहुत महान जजमेंट आया एक रेस्पेक्ट में। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार है।
वे महिलाएं जो किसमें रह रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप। सुना है ये शब्द, क्या होता है? विदाउट मैरिज, अगर कोई ऐसे संबंधों में रह रहा है जो विवाह की बाध्यता से सृजित नहीं होते, विच इज नॉट रिसेम्बलिंग ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द मैरिज, शादी नहीं करते वो लोग, वो एक साथ रहते हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप क्या है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है या 21 का बात है? 21 है। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार भी है कि हम जिसके साथ रहना चाहें उसके साथ रहेंगे। 21 के तहत हमारा पर्सनल लिबर्टी भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं है? हम जिसके साथ मन करे उसके साथ रहेंगे। और राइट टू एक्सप्रेशन भी है, आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। तो एक्सप्रेशन भी है, अभिव्यक्ति है कि हम किसी के साथ रहें, तुमसे मतलब। तो हमारा प्योर फंडामेंटल राइट है। और लिविंग सोसाइटी को कोई हार्म नहीं करता, लिविंग से सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन कमजोर हो जाएगी। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन इतनी कमजोर चीज नहीं है कि तुरंत लिव इन के कारण खत्म हो जाएगी। और मैरिज इंस्टीट्यूशन के ठीक पहले लिविंग की ही कंडीशन थी। अब कभी जब हम लोग वहां पे जाएंगे तो हम आप लोग से अपनी फिलॉसफी पे जब चर्चा करते हैं, अपने थॉट्स पे, तो हम बात बताएंगे आपको कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के पहले तो लिव इन ही था। आदमी जंगली था, शिकार करके लाता था, जिस स्त्री के साथ संसर्ग करता था उसके साथ रहता था। लेकिन जब शिकार करके लाता था तो सारे लोग खा जाते थे, जिस स्त्री के साथ संसर्ग करता था उससे उत्पन्न बच्चों को नहीं मिलता था। वो तो सबका अधिकार हो गया। तो शिकारवास क्या था? जो शिकार था उस जमाने में संपत्ति था। तो संपत्ति की रक्षा के लिए उसने एक व्यवस्था बनाई कि जिस महिला से मेरा संसर्ग होगा और उससे जो बच्चे पैदा होंगे, मेरा शिकार उसी को मिलेगा। इस तरह से मैरिज इंस्टीट्यूशन का एक जन्म होता है एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, मानव शास्त्रीय अध्ययन पर। तो घुमा फिरा कर बात यह है कि लिव इन कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केसेस भी हैं, कभी उस पर बाद में चर्चा होगी। तो लिव इन में जो महिला रह रही है उस महिला को भी भरण पोषण का अधिकार है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि एज ए रिसेंबलिंग वाइफ की तरह रहती है। बहुत सारी जगहों पर पता ही नहीं चलता कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकती हो जहां पे पता ना चला हो कि शादी हुई है कि नहीं हुई है? नो आइडिया। जैसे मुस्लिम मैरिज में कुछ एक कंडीशन है जहां पर ये क्लियर नहीं होता है कि शादी नहीं हुई है या हुई है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज शिया में दो गवाहों की जरूरत नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स गवाहों की जरूरत है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर गवाहों की जरूरत नहीं है तो हो सकता है कि क्लियर ना हुआ हो। उसी को वैलिड रिटायरमेंट शब्द से जोड़कर उसमें पढ़ाया जाता है, वो जब मुस्लिम लॉ में आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट मैरिज का नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट अपने बच्चे का होता है। वो भी किस बच्चे का? जो लेजिटमेट है, जो मेरा ही है, जो बच्चा मेरा ही है। क्योंकि इस्लाम में दत्तक ग्रहण नहीं है, अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मुझे मेरा ही बच्चा बताने की जरूरत कब आएगी? जब ये संदेह होगा कि शादी सही है या गलत है। सीधी सी बात है। तो अपने ही बच्चे का एक्नॉलेजमेंट हम जब करते हैं इस्लाम में, तो एक तरह से हम एक काम और क्या कर देते हैं, एक तरह से हम एक काम मैरिज को वैलिड बना देते हैं। यानी कि मैरिज कभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैरिज हुई या नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सरकमस्टांस होते हैं जहां पे क्लियर नहीं होता कि शादी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन रह कैस किस तरह से रही है वो? एज अ वाइफ रह रही है। कौन सा केस है? डी वेलुसामी वर्सेस डी पचैये अम्मल। ठीक है, 2010।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस आप लोगों के सामने आएगा। रजनीश है, रजनी था नहीं है। अभी मैंने, रजनीश वर्सेस नेहा 2020। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐड टू अनम्यूट कौन बोलना चाहता है? अब जिनको, जो जिनको आना है वो लोग आ तो गए ही होंगे। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? रजनीश वर्सेस नेहा is a basically a guideline in respect of interim order, as well as रजनीश वर्सेस नेहा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के साथ 125 सीआरपीसी के रिलेशन को बताते हुए कहा गया है कि दोनों प्रोसीडिंग एक साथ चल सकती है। कहीं इस बात की मनाही नहीं है, कहीं इस बात की मनाही नहीं है। यहां तक कि अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग के तहत भी मेंटेनेंस का मामला चल रहा है तो चलाया जा सकता है। ये बात और है कि मेंटेनेंस की धनराशि को बाद में देखा जाएगा कि एक्सेसिव ना हो। मतलब समझ रहे हो कि एक से अधिक जगह मेंटेनेंस का मामला चल सकता है। कहाँ कहाँ चल सकता है? अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो यही 125 सीआरपीसी, 144 बीएनएसएस, और कहाँ मेंटेनेंस की मांग कर सकती है महिला? कहाँ? हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25। 24 इज रिलेटेड टू द इंटरिम रिलीफ, इंटरिम मेंटेनेंस, एंड 25 मेंटेनेंस बेसिकली। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी, यानी कि सिविल लॉ के जरिए भी मेंटेनेंस मांगा गया। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत भी मांगे गए सेक्शन 12 और सेक्शन 19(1)(b) का इंटरप्रिटेशन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो मेंटेनेंस आप कई जगह से मांग कर रहे हो, अलग अलग मुकदमे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलाया जा सकता है, एक साथ कंसीडर किया जा सकता है दोनों। कोई अल्ट्रा वायलेट एक्टिविटीज नहीं हो जाएगी। हाँ लेकिन मेंटेनेंस एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे भी 50,000 दे दिया, यहाँ भी 50,000 दे दिया, ये बेचारा खुद ही 50,000 कमाता ही है। ठीक है। और इंटरिम मेंटेनेंस की कुछ गाइडलाइन दी गई है कि कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कर देना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हम लोग चर्चा कर लेंगे। रजनीश वर्सेस नेहा, तो ये तो हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड, और पत्नी कौन है या किनको किनको मिलना चाहिए, राइट टू डिग्निटी, ये सब बातें हो गई। लेकिन एक चीज और है, इस सेक्शन का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डील किया गया। किस रिस्पेक्ट में? मुस्लिम महिला को भरण पोषण का अधिकार है या नहीं है, और इस पर बहुत चर्चा हुई है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सियासत और रियासत इस एक केस की वजह से बदली है, और वो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985। आज का जो दौर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का, उस दौर को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सच में, जिनका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, वो जान रहे हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट है। आज का जो दौर है, उस दौर के लिए भी ये केस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जी। तो इस केस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो ये कहता है, इस केस में बेसिकली यही बात बोल दी गई, बाकी तो चर्चाएं हम लोग करेंगे ही, कि सेक्शन 125 इज अ सेकुलर प्रोविजन, इट इज अप्लाइंग अपॉन द ऑल रिलीजन। हर धर्म पर यह लागू होता है। इसके विरोध में 1986 में एक एक्ट लाना पड़ा सरकार को। राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने अपने जीवन में दो सबसे बड़ी गलतियां की हैं, जिनमें से एक गलती ये रही, जिसका खामियाजा आज पूरा कांग्रेस भुगत रहा है। यद्यपि वो व्यक्तित्व बहुत महान थे, और कांग्रेस पार्टी तो वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती भारत के राजनीतिक इतिहास में हुई, और भारत के सोशल हारमोनियस ताने बाने पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में। उसके बाद शमीम बानो भी इसी से संबंधित है। डैनियल लतीफी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो यूसीसी से रिलेटेड है। बेसिकली है तो इसी से, लेकिन यूसीसी से भी रिलेटेड है। हम लोग चर्चा इसकी भी करेंगे, और शमीमा फारूकी की भी चर्चा करेंगे।
अब हम लोग चले आते हैं अपने सेक्शन पार्ट पर, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है सेक्शन पढ़ना। जैसे जैसे सेक्शन पढ़ेंगे वैसे वैसे चर्चाएं हम लोग की आगे बढ़ेंगी। चैप्टर 10, सेक्शन 144। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी हम लगा देते हैं, देखें, एक मिनट। 144, चैप्टर 10। ओके। जो आपका पहले क्या था, 125 से स्टार्ट होता था। अब हम लोग आ गए यहाँ पर। तो पहले हिंदी वाले विद्यार्थियों से चर्चा हो जाए। ये देखिए, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, यानी अ पर्सन हु हैज अ वेरी सफिशिएंट मीन्स टू प्रोवाइड अ मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन, एज वेल एज पेरेंट्स। कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन वाला कब कहा जाएगा? पहले इस शब्द का इंटरप्रिटेशन हो जाए। पर्याप्त साधन क्या कहते हैं? पर्याप्त साधन के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग निर्णयों में बड़ी संक्षिप्त बात कही। उन निर्णयों को याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति जो इतना आय कमा लेता है कि अपने परिवार का भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और आवास प्रोवाइड कर सकता है, वो पर्याप्त साधन वाला है। और परिवार का मतलब 5 सदस्य, ठीक है, 15-20 हजार लोग नहीं। तो खैर, लेकिन अब वो परिवार 5 और 10 का हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग कौन सा बीजेपी की सांसद है जो बोलेंगे 18 बच्चे पैदा करो? यहाँ एक ठो में हालत खराब हो गई पालने में, इतना महंगाई है। ठीक है। और जो लोग 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ना, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, इसीलिए वो पैदा ही करते हैं। सबको बाहर निकाल देते हैं, दुकान पे लगा देते हैं, सब कमा रहे हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब उनको है नहीं, बचपन से काम कर रहे हैं, मस्त है। तो पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का, पत्नी में कौन कौन आती है? अभी बताए थे दो केस इंपॉर्टेंट, याद करिए। एक केस था आपका सविताबेन सामाभाई, द्वितीय पत्नी, और डिवोर्सी भी आती है। और लिव इन में रहने वाली को भी, जो रिसेंबलिंग वाइफ की तरह लगती है, वह भी, उसके लिए था डी वेलुसामी। हाँ। अपनी पत्नी जो भरण पोषण में असमर्थ है। भरण पोषण में असमर्थ का मतलब ये है कि अगर वो नौकरी कर रही है फिर भी असमर्थ है। ये नहीं कि नौकरी कर रही है तो आप एकदम मान लें कि अरे वो तो नौकरी कर रही है, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन असमर्थ है, वो कर नहीं पा रही है। अपनी लेजिटमेट या इलिजिटमेट संतान, विवाहित हो या नहीं, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये जो संतान कौन है? ये अंडर द एज ऑफ 18 ईयर है। ठीक है। ये संतान कौन है? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। अपनी धर्मज या अधर्म संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक, वयस्कता प्राप्त कर लेने पर, यानी कि जो मेजर हो गया ये, यानी कि एबव द एज ऑफ 18, 18+, वो अगर शारीरिक या मानसिक रूप से एबनॉर्मल है या क्षति के कारण अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। विवाहित पुत्री नहीं। विवाहित पुत्री क्यों नहीं? क्योंकि विवाहित होने के बाद उसके पति का क्या हो जाएगा? उसका पति गार्जियन हो जाएगा। यहाँ पे भी तो पत्नी ही मांग रही है ना। तो जैसे ही कोई स्त्री विवाहित हो जाएगी उसका पति गार्जियन हो जाएगा, लेकिन वो अगर वह स्त्री अवयस्क है और पति सक्षम नहीं है, तब वो मांग कर सकती है। यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, हमेशा याद रखो दिमाग में, कि मैरिड डॉटर कैनॉट बी क्लेम बाय हर फादर और मदर, कि क्या करे? उसका मेंटेनेंस उठाए, क्योंकि मैरिड डॉटर गार्जियन किस, उसका कौन होगा? उसका हस्बैंड होगा। लेकिन मैरिड डॉटर यदि क्या है, अंडर द एज ऑफ, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, और उसका पति सक्षम नहीं है, ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। उसका पति जो है वो भी सक्षम नहीं है, तब वो अपने फादर से डिमांड कर सकती है। यही बात नीचे मिल जाएगा। या अपने माता पिता भी मांग कर सकते हैं, भरण पोषण की उपेक्षा करता है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में 1 मिनट में बस खट 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 देख लेना।
इफ एनी पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट आर रिफ्यूज्ड, जानबूझकर उपेक्षा करता है या इनकार करता है। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, हिज legitimate illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself, legitimate and legitimate child not being a married daughter who is attending the majority, where such child is by reason of physical or mental abnormality। या माता पिता भी मांग कर सकते हैं जो अपने मेंटेनेंस में, अपने भरण पोषण में असमर्थ हैं। तो अ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास, कौन है ये? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने छोड़ के जाता हूं कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो तो फैमिली कोर्ट का है। ये मामला तो फैमिली कोर्ट में चलता है ना, कि कहीं और चलता है? तो फैमिली कोर्ट के इस मान लीजिए कोई जजमेंट आता है इससे रिलेटेड, तो उसकी अपील कहाँ होगी? सामान्यतः फर्स्ट क्लास की अपील कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट जज में होगी, सेशन कोर्ट में होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। फैमिली कोर्ट की, फैमिली कोर्ट के जजमेंट की अपील कहाँ होगी? ये ध्यान देने वाली बात है। ये आप लोगों के सामने प्रश्न छोड़ा गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देंगे। क्लास के अंत में हम बता देंगे, लेकिन आप लोग को समय दे रहे हैं कि आप लोग भी ढूंढिए, जानिए। ठीक है। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन अ प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक ऑर्डर देगा कि भरण पोषण के लिए मंथली अलाउंस दे, यानी मासिक भत्ता, भरण पोषण का मासिक भत्ता दे। किसको? अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, माता या पिता को, जो भी डिमांड कर रहा है यानी उसको। एट सच मंथली रेट एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट, उतना मंथली धनराशि जितना मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि ये दे पाएगा। एंड टू पे द सेम सच पर्सन, उस व्यक्ति को समय समय पर देता रहे जिस व्यक्ति को देने के लिए मजिस्ट्रेट कह रहा है। माता पिता, पत्नी या बच्चे, जो डिमांड कर रहा है उसको देता रहे। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड रेफर्ड इन अ क्लॉज बी। कौन? अगर कोई पुत्री जो विवाहित है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, लेकिन विवाहित है, कितने साल से कम की है? 18 साल से कम की है, और उसका पति भरण पोषण उसका नहीं कर पा रहा है, तब अपने बाप से मांगेगी। Provided the magistrate may order the father of female child referred in clause B to make such allowance until she attained her majority. If the magistrate is satisfied that the husband of such female child, if married, is not possesses the sufficient means, पति के पास, पुत्री के पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए, और वो 18 साल से कम की है, तो फादर को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर 18 साल से ऊपर की है तो उसका पति गार्जियन है, वही उठाएगा खर्चा। 18 साल से ऊपर की उसका पति सक्षम नहीं, अब न रहे, नहीं मांग कर सकती, उसको मांगना भी होगा तो अपने ही रिश्तेदारों में मांगेगी। कौन से रिश्तेदार? पेरेंटल हाउस नहीं, मैट्रिमोनियल हाउस, वहां से मांग करेगी, वो बात की बात है। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन, मान लो कोई महिला मर गई, अरे मर गई नहीं, किसी का पति मर गया, तो वो किससे मांग करेगी मेंटेनेंस का? प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस की मांग करेगी, अपने फादर से मांग नहीं करेगी। अपने फादर से कोई विवाहित पुत्री तभी मांग कर सकती है जब वो अवयस्क हो, नहीं तो कोई भी विवाहित पुत्री अपने पिता से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। हाँ, मेंटली डिसेबल है, कुछ और है, अगर विवाहित और पति के साथ रह रही तो नहीं मांग कर सकती। पति मर गया, पति मर गया तो क्या होगा? 18 या 19, कौन सा सेक्शन है? 18 है कि 19 है? एक्ट तो बता दो, हम तो एक्ट बोले ही नहीं।
कौन सा एक्ट है? अरे कोई बताओ भाई। 18 या 19? देखो सक्सेशन है नहीं, हिंदू मैरिज है नहीं। अब बचा दो। दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। का 19 है कि 18 है? 18 नहीं होगा मेरे हिसाब से, 19 होना चाहिए, कंफर्म बताओ। कोई बता नहीं रहा है, इतना टाइम लेते हैं लोग। अब देखो क्या है कि यूट्यूब पे डायरेक्ट आ गए हैं भले क्लास, लेकिन क्लास के तौर पे तो वो टाइम लेंगे ही तुम लोगों से। नो वन आर अवेयर। 18 है? डेड श्योर? क्या लिखा है? विधवा का अपने ससुर से भरण पोषण लेने का अधिकार। विधवा का अपने ससुर से भरण पोषण लेने का अधिकार। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब 19 हो गया। इतने देर से लगातार कह रहे हैं 19 है। इतना टाइम हम लेंगे ही नहीं, पहले ही सोचना चाहिए था तुमको। 19 में है, अगर कोई औरत मर जाती है तो उसके अपने ससुर से मांग कर सकती है, लेकिन ससुर से ऐसे ही नहीं मांग कर लेगी। खैर वो छोड़ दो, उसमें टाइम जाएगा। इधर आ जाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट बोल देगा। अब आगे बढ़ते हैं। पति उसका जो है वो सक्षम नहीं है तो अपने पिता से मांग कर। Provided further that the magistrate may, during the pendency of procedure regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection, and order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance. This proviso is related to the basically interim maintenance. अब जब तक मुकदमा चलेगा तब तक भी तो उसको भरण पोषण चाहिए ना। और वाद का खर्च भी उठाना है भैया। पति से लड़ेंगे भी, और किसके पैसे से? पति के पैसे से। ठीक है। दुनिया यही कर रही है। हाँ, चाहे मुकदमा हो या ना हो, लड़ेंगे किससे? पति से, अधिकार है पति पर। और किसके पैसे से लड़ेंगे? पति के पैसे से। तो उसके लिए मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर अ इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए या बच्चे या मदर फादर जो भी डिमांड करते हैं। और कहा जाएगा कि वाद का खर्च भी जो है वह भी आप पे करिए, जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, कितना जितना होना चाहिए। लेकिन कितने दिन के भीतर होना चाहिए? 60 दिन के आवेदन किए जाने से, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दिए जाने से 60 दिन के भीतर इंटरिम मेंटेनेंस का मैटर डिसाइड हो जाना चाहिए। जैसे कोई महिला है, वाइफ को ही लेके चलते हैं, ज़्यादा इजी रहता है, समझ में आता है बच्चों को। कोई महिला इंटरिम मेंटेनेंस का मांगी कि साहब मुकदमा तो अभी चलेगा, आने जाने में भी बड़ा खर्चा होता है, अभी तो कुछ पैसा ही दे, मुकदमा भी लड़ना है। तो कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, तो जिस दिन एप्लीकेशन देगी उसके 60 दिन के भीतर इंटरिम मेंटेनेंस का मुकदमा सल्टा दिया जाएगा। इसी में कौन सा केस है इंटरिम मेंटेनेंस का? रजनीश वर्सेस नेहा 2020। इंटरिम मेंटेनेंस की जो बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन आई है कि इंटरिम मेंटेनेंस का निर्धारण कैसे हो, यथाशीघ्र 60 दिन के भीतर कैसे कर लिया जाए, वो सारी बातें किस केस में बताई गई हैं। अब आप गूगल सर्च भी मारोगे तो बहुत सारी बातें यहाँ में मिल जाएगा। इसमें बताया गया है। और इसी केस में यह भी बोला गया है कि अगर डीवी एक्ट के तहत भी मामला चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 का भी मामला है, तो उसको भी इसी में डिसाइड किया जा सकता है। तो नेहा का केस भूलेंगे? रजनीश वर्सेस नेहा 2020। इसको आप लोग थोड़ा सा गूगल पे भी शॉर्ट में बहुत देता है, उसको आप देखना, या लाइव लॉ पे देखना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया था, जाने दो बाद में पूछेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एप्लीकेशन फॉर अ मंथली लॉन्स, ये तो मैंने बता दिया 60 दिन के भीतर हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, वाइफ इंक्लूड अ वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स, ये किस केस में बोला गया? अभी तो बात हुई थी।
पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है। कौन सा केस था? कौन सा भाटिया था वर्सेस गुजरात? हाँ, सविताबेन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात है ना? हम्म। पत्नी के अंतर्गत कौन आता है? डिवोर्सी भी आती है और सेकंड वाइफ भी आती है। हाँ, तो खैर यहाँ पे खाली डिवोर्सी की बात की गई है। या हैज ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड हैज नॉट रीमैरिड। पति से अपने डिवोर्स ले ली है और दूसरी शादी अभी नहीं की है। सीधी सी बात है, दूसरी शादी कर लेगी तो फिर उस वाले को उसका खून पिएगी ना, जो नया वाला आ जाएगा। पुराने वाले से शादी की है, उसका खून पी लिए, फिर उससे वो डिवोर्स ले लिए, उससे रकम भी ले लिए। अब दूसरे के घर जाके ढोली तारो करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो यही सब बात थी बच्चों, देखिए। इंटरिम मेंटेनेंस की बात इसके प्रोविजो में आती है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। अंतरिम शब्द कहीं मिल जाए तो बता देना। हाँ, अंतरिम भरण पोषण के लिए मांग की जाएगी। अंतरिम भरण पोषण का मामला 60 दिन के अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पत्नी के अंतर्गत महिला आती है जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, या अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, हो गया। क्लॉज 2 क्या कहता है? भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता या कार्रवाई के लिए व्यय आदेश की तारीख या आदेश दिया जाता है। यथास्थिति भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण कार्रवाई के लिए आवेदन की तारीख से हो संदेह हो गया। अब ये क्या कह रहा है? ये सीधा सा बात कह रहा है कि जिस दिन आवेदन किया जाएगा, किसके लिए? भरण पोषण का। पिटीशन कहते हैं इसको। ठीक है, या इंटरिम मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल किए जिस दिन, हम उस दिन से खर्च जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि उसके पहले का खर्च, साहब हमको साल भर से पैसा नहीं भेजे हैं या 5 साल से पैसा नहीं भेजे हैं, तो लो। तो वो बेचारा 5 साल बैक का पैसा निकालते निकालते तो फिर तो खुद ही बोलेगा कि साहब हमारा मेंटेनेंस कौन उठाएगा। तो जिस दिन मुकदमा दाखिल होगा उस तारीख से व्यय और मेंटेनेंस जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब मुद्दा ये आता है कि अगर नहीं दिए तो क्या होगा? क्लॉज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायालय की आज्ञा का अनुपालन करने पर, नॉन ओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फैमिली कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फैमिली कोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुकदमा चलता कहाँ है? फैमिली कोर्ट में चलता है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा। अभी यूट्यूब पे भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, आई डोंट नो। हो सकता है जा रहा हो, लगा के चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, तुम देखो, टाइम जाएगा। हाँ, तो यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा आदेश दिया गया है, कैसा आदेश? मेंटेनेंस दो, आदेश का अनुपालन बिना किसी पर्याप्त कारण के करने में असफल रहता है, यानी न्यायालय का आदेश नहीं मानता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए न्यायालय मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा, और प्रत्येक भंग के लिए 1 मास तक की अवधि का कारावास हो जाएगा। बात समझे? क्या कहा? नहीं समझ में आया? तो बहुत सिंपल बात थी। जब भी मेंटेनेंस की मांग हम करेंगे तो न्यायालय कहेगा ना देने के लिए, और नहीं दिए तो सजा नहीं मिलेगी। तो यही तो लिखा है, और क्या है उसमें? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रत्येक भंग के लिए, प्रत्येक भंग का मतलब क्या हुआ? मासिक भत्ता देने के लिए कहा था। मासिक भत्ता देने के लिए कहा था ना। और लगातार मान लो 6 महीना साल भर तक नहीं दिए, पेमेंट नहीं किए, तो प्रत्येक भंग हुआ। और प्रत्येक भंग के लिए 1 महीने का कारावास। लेकिन किसी भी भंग के लिए कम से कम भंग होने के 1 साल के भीतर अगर पीड़ित पक्ष आवेदन नहीं करेगा, तो न्यायालय को क्या गरज पड़ी है उसको कारावास में भेजने की? नहीं समझे? कोर्ट ने कहा कि जनवरी से कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हर महीने 20,000 रुपया दीजिए। ठीक है, अब ये क्या कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक
पैसा दिए नहीं। ठीक है। तो ये 10 माह का 10 मंथ क्या है? भंग है। हर महीने भंग है। प्रत्येक भंग के लिए कितना होगा? हर महीने के भंग के लिए 1 महीने का कारावास होगा। ठीक। लेकिन जो भी भंग हो रहा है पर्टिकुलर भंग के लिए, हर एक भंग के लिए, इकट्ठे नहीं कि भग से लेते आए, उसको काउंट करके भले डाल सकते हैं एक बार में। हर भंग के लिए मिनिमम कितने दिन के भीतर आवेदन करना होगा पीड़ित पक्ष को? 1 वर्ष। जैसे कोई महिला अगर पति से मांग करती है, कोर्ट कहता है कि पति को कि 25,000 20,000 रुपये महीना दो, पति नहीं दे रहा है, तो महिला को कितने दिन के भीतर इस भंग की सूचना कोर्ट को दे देनी है? 1 वर्ष के भीतर कि साहब देखिए पैसा आप बोले थे तब भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। यही बात है ना। ये सब अलग अलग क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। हाँ, अगर वो उसके पहले चुका देता है तो कारावास खत्म हो जाएगा, और क्या। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, एक चीज और मन कर रहा था जानने का। ये तो 125 की कार्रवाई है ना? ये तो आप लोग की 125 की कार्रवाई है। ठीक। मतलब आपका बीएनएसएस का 144 हो गया ना। मान लो हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत गए थे भरण पोषण की मांग करने। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 25, 24 या 25। 24 में इंटरीम है और 25 में प्रॉपर है। हम गए, कोर्ट ने यहाँ पे भी कहा मंथली अलाउंस देने के लिए, पेमेंट नहीं हुआ, क्या होगा? यहाँ क्या होगा? वही प्रोसीजर लागू होगा प्रत्येक भंग के लिए। 1 मंथ का कारावास। अच्छा, ठीक है। 1 साल के अंदर एप्लीकेशन भी डालना होगा। अब इसमें तो सीआरपीसी में तो 10 महीना नहीं दिए तो 10 महीने का प्रत्येक भंग माना जाएगा। कोई है बताने वाला? 1 ईयर तो हो ही नहीं सकता सीपीसी में। याद करो, ये तो चलेगा सीपीसी के तरीके से ना। सीपीसी से चलेगा ना। हाँ। कुछ कुछ पहुंच रही हो। चलिए आओ ऑर्डर 21। क्योंकि आदेश हो गया, नहीं पालन किया ऑर्डर 21 का रूल। चुप रहो 2 मिनट अब शांति से। 32। 32 में 3 चीजें हैं: इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में ही बोला गया कि पेमेंट भी करो। भाई नहीं ले जा रहा है तो पेमेंट करो। कैसे अपना, तभी ना बोला गया मेंटेनेंस। नहीं ले ही जाता तो क्या दिक्कत था? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं पूरा किया तो अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अरेस्ट हो जाएगा तो और खुश हो जाएगा, अरे वाह मजा आ गया, दूर रहना चाहिए रहते, कोर्ट ने भी कह दिया दूर रहो। लेकिन इसी का रूल 33 ये कहता है कि जो पेमेंट नहीं कर रहे हो ना बेटा, कोई हल, तो रूल 30 की तरह वसूला जाएगा। और रूल 30 क्या है? मनी मैटर्स में एग्जीक्यूशन बाई अरेस्ट होता है। मनी मैटर में एग्जीक्यूशन या तो बाई सेल होगा या बाई अरेस्ट होता है। लेकिन हाँ, अरेस्ट होगा तो सेक्शन 58 याद करना, 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा अगर 5,000 है। 2,000 से 5,000 है तो 1.5 महीने से ज्यादा नहीं होगा। 2,000 से कम का है तो अरेस्ट होगा ही नहीं। याद आ रही बातें? याद आ गया? इसका मामला चलेगा सीपीसी से। तो सब काले मेरे अब्बा के साले नहीं होता है लॉ में। बात समझ में आई? इसकी प्रोसीडिंग और इसकी प्रोसीडिंग सेम नहीं है। देखो वही बात है कि जब भी तुमको रकम मांगना होगा प्रत्येक भंग के लिए, कितने दिन के अंदर आओगे न्यायालय में?
एक साल के अंदर आओगे। परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति शर्त के भरण पोषण पर सामना करता है, पत्नी उसके साथ रहे, अच्छा, वो व्यक्ति कहता है अरे साहब पैसवा तो हम दे ही देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं, चले हमारे साथ ही रहे। और फिर भी पत्नी इनकार करती है। पत्नी साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे इनकार के आधारों पर विचार करेगा कि क्यों इनकार कर रही हो भाई, क्या कारण है। और ऐसे प्रस्तावना में किए गए पर जाने पर भी इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान है कि आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं। मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि भाई जब पति रखना चाह रहा है तो पति पत्नी मना क्यों कर रही है। अगर पर्याप्त आधारों के बिना पत्नी मना कर रही है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं यार, कहा तो सही है रही है, जैसे पर्याप्त आधार क्या है, रखेल रखा है, तो ये पर्याप्त आधार हो जाएगा। तब कहेगा कि भाई एक रखेल भी रखे हो, इसको भी लेके जाना चाह रहे हो, ये आधार नहीं है, मेंटल क्रुएल्टी हो गया ना। रखेल मेंटल क्रुएल्टी में आएगी कि नहीं। तो रखेल तो मेंटल क्रुएल्टी में आएगी। अब मान लो पत्नी ने रखौला रख लिया तो नहीं आएगा। वाह भाई वाह। मतलब स्त्री रख ले दूजने को, वो मेंटल क्रुएल्टी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी मेंटल क्रुएल्टी है। बस मेंटल क्रुएलिटी का जो सबसे पहला केस है और सबसे लीडिंग केस है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने, उसमें असल में क्रुएल्टी मेल के साथ ही हुआ था। समझी। इसीलिए जब आप जाते हैं देखते हैं तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में क्रुएलिटी है, और सेक्शन 13 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट पति पत्नी दोनों पे अप्लाई करता है। 13 क्लॉज 2 केवल पत्नी पे अप्लाई करता है, 4 मामले हैं वो। तो क्रुएलिटी पति के विरुद्ध भी होती है। बस पति बाहर जाके बताता नहीं है क्योंकि शर्म आती है उसको। हमसे पूछो, हम बताएंगे। सारे पति, मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त क्या है, क्लासमेट रहा, तो हम लोग उसका मजाक बना रहे थे 2-3 साल पहले की बात, एक दूसरे दोस्त के घर पे आए थे, पार्टी थी, मजाक बना रहे थे, हम मजाक में बार बार बोल रहे थे कि अपनी पत्नी से लात खाता है, अपनी पत्नी से लात खाता है। उसके मुंह से निकल गया कि अरे यार क्या करें, मतलब आदमी घर की इज्जत घर में रखा हुआ है इसलिए हम चुप हैं। अब हम लोग शॉक्ड, सही, अरे मतलब आश्चर्यजनक हम लोग हो गए। उसकी पत्नी छतरानी है, वो भी छतरी है, तो छतरानी उसको कूट देती हैं। हालांकि वो ठीक करती होगी क्योंकि बहुत इरिटेटिंग है भी। लॉ किया हुआ है, लॉ का दूर दूर तक उसको एल भी नहीं आता। तो हम तो खैर ऐसे लोगों जिनको लॉ नहीं आता उनको उनकी पत्नी गली का कोई लपुआ कूट दे, बहुत अच्छी बात है। तो खैर अपने मुद्दे पे हम लोग आते हैं। तो एक साल के अंदर, हाँ, तो पत्नी साथ नहीं रह रही है तो कोर्ट देखेगा न्यायसंगत आधार। तो न्यायसंगत आधार में कोर्ट ने क्या देख लिया कि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया, नहीं साथ रहना चाहती, न्यायसंगत आधार है। पति ने रखेल रख लिया, न्यायसंगत आधार है। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश के बच्चे भी देख लें, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। देखिए हम लोग कहाँ थे, ये यहाँ से थे ना, प्रोवाइडेड। हाँ, प्रत्येक भंग के लिए होगा, और कोई भी एप्लीकेशन 1 साल के अंदर आना चाहिए। और पति कह रहा है कि हम ले जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं रहना चाहती, तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि वो क्यों नहीं रहना चाहती। न्याय संगत आधार जो होगा वो होगा कि पति ने दूसरी शादी कर ली है या मिस्ट्रेस रख लिया है, रखेल रख लिया है। ठीक है। क्लॉज 4, नो वाइफ शैल बी entitled to receive an allowance for the maintenance of or the interim maintenance and expenses of proceeding from her husband under this section if she is living in adultery। कोई भी पत्नी डिमांड मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस की नहीं कर सकती, कब, जब वो किस में रह रही है,
एडल्ट्री में रह रही है, जारता में रह रही है। जारता अब अपराध नहीं है, लेकिन जारता तलाक का आधार आज भी है। कौन सा केस था? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लो, याद कर लिया करो। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया? कि एडल्ट्री इज नो क्राइम। वाई? बिकॉज बिकॉज husband is not a master of his wife. Wife is not a servant. She is a living being. पति उसका कोई मास्टर थोड़ी ना है। अब ये तो मान लो चंचूड़ साहब ने कह दिया था, उन्हीं का स्टेटमेंट था ये। मेरा कुछ और भी मानना है, एक लाइन में बता दें। मैं हमेशा से एडल्ट्री को अपराध नहीं मानता था। डिवोर्स का ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही है तो पति को छोड़ने का अधिकार है। अगर पति कर रहा है तो पत्नी को छोड़ने का अधिकार है। बट इट इज नॉट अ क्राइम। वाई? अपराध नहीं है, अनैतिक है। अच्छा, उसमें भी आर्टिकल 14 का वायलेशन ये है कि पैरामोर को सजा मिल रही है, पत्नी को नहीं मिल रही है। और अगर अपराध है तो दोनों अपराधी है ना। एक अबेटर होगा, एक अबेटी होगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं आप, तो 14 का वायलेशन कर रहे हैं। सदैव से मैं इसलिए नहीं मानता रहा, बिकॉज सेक्स इज नॉट अ क्राइम। सेक्स क्राइम थोड़ी ना है। अगर सेक्स को आप क्राइम बना देंगे तो दुनिया के सारे माता पिता जेल में चले जाएंगे, देवकी और वासुदेव की तरह। और बाहर सब कृष्ण हो जाएंगे और आवारागर्दी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो आधार बहुत महत्वपूर्ण था। खैर उधर हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग इस बात पे आना है कि कोई भी महिला पत्नी को जो एडल्ट्री में रह रही है, भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा। या यदि वो बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहना मना कर रही है, कोई आधार नहीं है कि क्यों नहीं साथ में रह रही है, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, हमको तुम्हारा शक्ल अच्छा नहीं लगता। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसी कोई बात हो सकती है कि किसी की शक्ल के आधार पे कि नहीं तुम्हारा शक्ल बहुत डिसफिगर्ड है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सब हो सकता है ब्रो। कोई केस याद आ रहा है सब वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रगति वर्गीस वर्सेस शीला जॉर्ज वर्गीस का जजमेंट उठा के पढ़ना। कोर्ट ने उसमें कहा है कि कोई महिला यदि अपने पति की कुरूपता के कारण उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसका मुख नहीं देखना चाहती, तो उसको बाध्य करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सुनने में लगेगा कि कैसा कैसा गलत निर्णय हो रहा है, लेकिन आप भावना सोच के देखिए। बहुत सारे आपके पड़ोसी अगल बगल ऐसे होंगे जिनका मुंह देखने का मन नहीं करता होगा आपका। हाँ देखो, हंसी आ गई। कोई पड़ोसी तुमको आ गया है याद? हमको भी आ गया है, जस्ट बगल वाला। है ना, सबके पड़ोस में होते हैं। वो सबसे पूछोगे वो सब भी ये कहेंगे मेरे पड़ोस में इधर वाला। हाँ। खैर, अब पांचवी बात आती है। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग एडल्ट्री, or the without sufficient reason of refusal to leave her, they are living separately by mutual, the magistrate shall cancel the order। यदि ऐसा पता चल जाता है कि हाँ ऐसी कोई स्थिति है, तो मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर देगा। ऊपर और नीचे में एक अंतर भी है। ऊपर वाला जो क्लॉज 4 है ना, वो देने के पहले भी अगर पता चलता है तो कर देगा, नहीं देगा। नीचे वाले में बाद में पता चलता है, देने के बाद, ऑर्डर देने के बाद पता चलता है तो कैंसिल कर देगा। ठीक है, इन दोनों को अलग से देख लेना। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, सेकुलर प्रोविजन से भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हम इस पे आने के पहले सेकुलर प्रोविजन पे चर्चा करेंगे। इस पे अभी हम लोग आएंगे तो बस आप लोगों से हम सीपीसी का प्राविधान पूछेंगे कि इस सेक्शन को 145 को सीपीसी 1908 के किस सेक्शन के साथ
देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं शाहबानो अहमद खान वर्सेस शाहबानो, 1985 का केस। 43 साल के बाद अहमद खान को अपनी बीवी से तलाक लेने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक हसन प्रक्रिया से तलाक दे दिया, मतलब प्रॉपर ठीक ठाक तलाक दिया। तलाक देने के पश्चात इद्दत काल तक, इद्दत काल पता है? नहीं। तलाक में इद्दत काल कितना होता है? 3 महीना 10 दिन। क्या 40 दिन का होता है? हाँ। तो और अगर मर गया तो 4 माह का होता है। ठीक है। और अगर प्रॉपर तलाक हुआ है, इद्दत काल चल रहा है, उस दौरान अगर मर गया तो जितना भोगा जा चुका है इद्दत, उसके बाद फिर 4 माह शुरू होगा। ठीक है। चलो ठीक है। रजस्वला में है नहीं है वाला भी कंडीशन है, सिया सुन्नी के डिफरेंसेस है, वो उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, तो 3 महीने 3 चंद्रमास, 3 चंद्रमास तक भरण पोषण का अधिकार सिया और सुन्नी दोनों के पास, महिलाओं के पास प्राप्त है तलाक होने के बाद। ठीक है। इसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं है। 2-3 प्रश्न पहले आपके ऊपर फेंक देते हैं, फिर आप सोच के बताइएगा। मेंटेनेंस इद्दत काल तक ही क्यों? पहली बात। दूसरी बात कि यदि मेहर मुवज्जल की कंडीशन है, प्रॉम्प्ट, वो क्या बोलते हैं, मेहर और डेफर्ड मेहर, हम बता देते हैं। 2 तरह के मेहर होते हैं। क्वेश्चन चूंकि इससे निकल रहा है इसलिए वो चर्चा करूंगा, अभी आएगा वो केस भी आएगा। मेहर, हिंदी में मेहर, 2 तरीके के होते हैं बेसिकली। इसमें एक होता है आपका मेहर मु सॉरी, ओहो, थोड़ा गंदा लिखा हुआ है लेकिन आप लोग भावना समझ जाइएगा। और एक होता है, पहला हो गया, और दूसरा होता है मेहर मु व ज ल। ये तत्काल देय होता है, शादी के समय ही देना होता है, निकाह के समय ही देना होता है। और ये कब देना होता है? ये जब पत्नी कभी भी मांगेगी, कभी भी मांग सकती है, तब देना होता है। बाकी अंदर की बात है कि कौन सा राइट है, कंजुगल राइट किस में रुक जाता है, इसमें रुक जाता है, क्या क्या है वो सब बाद में बात करें। मेयर इज एक्शनेबल क्लेम, एक दावा है, अनुयोज्य दावा है, किससे मांग कर सकती है? कब्जा बनाए रहने का अधिकार है, पति के उत्तराधिकारियों से भी मांग कर सकती है। वो सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको खाली ये जानना है कि मेहर मुअज्जल यानी कि बाद में जो मेहर देना है, हो गया तलाक, हो गया तलाक। तलाक पर इद्दत काल तक तो भरण पोषण। तलाक, पहला कंडीशन इद्दत काल तक भरण पोषण। ठीक। और दूसरा कंडीशन मेहर, मेहर की क्या कंडीशन होगी?
मेहर ली नहीं थी तलाक के बाद, तो मेहर लेगी। क्या यह मेहर मेंटेनेंस है? गुड, उसका राइट है वो। और ये मेहर, मेहर इज ए कंसिडरेशन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द वाइफ्स बॉडी। वो जो भी राम अंधाचार्य जी महाराज एक है ना, क्या नाम है उनका, जिन्होंने कहा था कि पत्नी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजॉय। हाँ, राम भद्राचार्य, हमको राम अंधाचार्य याद आ रहा था। तो उन्होंने जो बात कही है वो मेहर के रेस्पेक्ट में सही है, क्योंकि मेहर इज ए कंसिडरेशन। मुल्ला ने तो पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम लेते हुए बोला है कि स्त्री के फलाने अंग के उपभोग के बदले में प्रतिफल है। मेहर इज अ कंसिडरेशन। मेहर इज नॉट रिलेटेड टू द मेंटेनेंस। इस पर इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समी मारा के केस में डिस्कस हुआ है कि मेहर तो उसका अधिकार है। उससे क्या मतलब? तलाक हो गया, तलाक के बाद आपने मेहर दे दिया तो ये थोड़ी ना बात हुई। और इद्दत काल तक मेंटेनेंस भी अधिकार है। और इद्दत काल का निर्धारण केवल इसलिए है कि भाई दूसरा बच्चा अगर है पेट में तो किसका है ये क्लियर हो जाए। वो ये बात हो रहा है कि 90 साल की औरत का भी इद्दत करवाते हैं ये लोग बेवकूफों की तरह। हम किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, उसके सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं। रिलीजन के अगेंस्ट क्या बोलेंगे? हमारे तो सैकड़ों मित्र हैं मुस्लिम, और बहुत अच्छे हैं। तो बोथ आर अ राइट ओनली। दैट्स वाई इट इज नॉट अगेंस्ट दी thoughts or philosophy of section 25, 125 और नाउ अ करंट सेक्शन 144। उसकी विचारधारा से अलग नहीं है, ये एक अलग मामला है। वो सदैव जीवित रहेगा। कोई भी महिला, मुस्लिम महिला जिसको तलाक दे दिया गया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो मेंटेनेंस की मांग कर सके। और फर्स्ट टाइम इन विच केस इट इज हेल्ड मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। बहुत सारे तर्क इसमें अलग अलग दिए गए मुस्लिम विधि के अंतर्गत। सारे तर्कों को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो क्लास और लंबी हो जाएगी, ये कहा कि 125 एक क्या है, पंथ निरपेक्ष प्रावधान है जो सभी धर्मों एवं जातियों पर लागू होता है। अब देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट एसटी पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन 125 सीआरपीसी 144 बीएनएसएस अप्लाई करेगा, क्योंकि वाइफ, वाइफ मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन की वाइफ या पर्टिकुलर कास्ट की वाइफ, वाइफ इज वाइफ। तो रिलीजन के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता था, आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है। इस केस में इस बात को भी डिस्कस किया गया कि भाई मिलना चाहिए उनको अधिकार। और इसका कोई संबंध इद्दत के दौरान जो दिया गया और उसके बाद नहीं दिया गया या मेहर, इन सब बातों से इसका कोई संबंध भी नहीं है, शाहबानो के केस में स्टेब्लिश कर दिया गया। जिसका मुस्लिम समाज, विशेषकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोर विरोध किया, जो सुन्नियों की सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान में। और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस बात से कि मुस्लिम वोट का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया जिस एक्ट का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम महिला
तलाक से क्या बोलेंगे, के अधिकार संरक्षण कानून 1986। इस कानून में जो संक्षिप्त व्याख्या है मैं कर दूं, ये हुआ कि मुस्लिम महिला अपने पति से मेहर वो मेंटेनेंस मांग सकती है। पति के देना मन करे तो दे, पति ने अगर नहीं दिया तो वो किससे मांग करेगी? वो अपने उत्तराधिकारियों से मांग करेगी, पुत्र आदि से मांग करेगी। वो नहीं देते हैं तो अपने मैट्रिमोनियल हाउस से भी मांग कर सकती है। वो भी नहीं देते हैं तो वक्फ बोर्ड से मांग करेगी, और वक्फ बोर्ड भी नहीं देगा तो राज्य सरकार से वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब कौन सी मुस्लिम पर्दा नसीन महिला इतना दौड़ेगी, वो भी चोर उचक्कों का देश भारत, जहाँ पे हर कदम पे विधवा पेंशन भी आधा खा जाते हैं, अंत्योदय का पूरा पैसा खा जाते हैं। हमारे यहाँ एक महिला आई थी किराए पर रूम लेने, खैर वो रही 1 डेढ़ महीने। 1 डेढ़ महीने बाद ही ये पता चला कि वो आंगनबाड़ी में है, और वो सारा तेल अनाज जो अंत्योदय के लिए आता है वो बेच देती है। तो हमारी पत्नी से उसने कहा कि हम आपको आधे दाम में दे देंगे। हमारी पत्नी बड़ी शॉक्ड हुई, उन्होंने हमसे कहा, दूसरा या तीसरा दिन था, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा गरीबों का आह कमा के ये औरत हमको देगी। हालांकि निकल नहीं रही थी, तो उसने अपने एससी होने का डर भी मुझे दिखाया। कानून के विद्यार्थी को कानून का डर, कानून का विद्यार्थी कानून से डरता बहुत है, लेकिन कोई डर दिखाएगा तब तो वो हिंसक हो जाता है, शेर हो जाता है। खैर, तो साबानों के केस के बाद ये स्थिति बनी, मुस्लिम समाज नाराज हो गया। एक लाइन में और बात कर लें आप लोगों से, उसी मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, अरे मुस्लिम समाज नाराज हुआ तो एक्ट ला दिए 1986 वाला। अब हिंदू समाज नाराज हो गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। उसी हिंदू समाज को खुश करने के लिए कि हिंदू वोट न छटक जाए, एक बाकायदा जमीन का मुकदमा चल रहा था अयोध्या में। वहां जाकर ताला खुलवाकर, मूर्ति रखवाकर बवाल शुरू किया। पूजा प्रारंभ की, मूर्ति तो पहले रखी थी, 49 में ही रख दी गई थी। पूजा प्रारंभ कर दिया। आज ये गवर्नमेंट उसी वजह से है ना इफेक्ट। छोटी सी नादानी राजीव गांधी की, और दूसरी बड़ी गलती राजीव गांधी ने की थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का मुद्दा कभी चर्चा करेंगे। खुद ही पाला प्रभाकरन को, सारे हथियार दिए। जब वो भयानक हो गया तो यहीं की शांति सेना वहां जाकर उन्हें लिट्टे को ही रोकने लगी, और अंततः क्या हुआ कि प्रभाकरन ने ही राजीव गांधी की जान ले ली। समी मारा बानो, ये किताब सब भी आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। मैं भी यही चर्चा लगभग कमोबेश रही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आपके सामने हिंदुस्तान में आया उसके बाद, इसी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इसको डैनियल लतीफी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग दानियाल बोलते हैं। मुस्लिम में एक नाम होता है दानियाल, इंग्लिश में हम लोग उसको डैनियल बोल रहे हैं। तो डैनियल लतीफी के केस में बहुत गंभीर चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि भारत में एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू हो, आर्टिकल 44। वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा होगा। लेकिन जो संक्षिप्त रूप से जो चर्चा हुई जो संक्षिप्त रूप से चर्चा हुई वो यही हुई कि ये जो प्रोविजन है, ये जो 125 का निर्णय मोहम्मद अहमद खान में आया है, वो बिल्कुल आर्टिकल 14 के अनुसार है, उसका वायलेशन नहीं करता। और एक मुस्लिम महिला को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह अधिकार है, 14 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। कब? आफ्टर दी
पीरियड ऑफ इद्दत, आफ्टर द पासिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। ये बातें आई। शमीम फारूकी के केस में भी इस की चर्चा हुई। और एक एडिशनल बात यहाँ पे ये भी जानने वाली हो गई कि एक मुस्लिम महिला सिर्फ और सिर्फ 125 के तहत भरण पोषण मांगने के ही अधिकारी नहीं है, या केवल इद्दत मांगने के अधिकारी नहीं है। उसको जो मेहर मिल गया है, जो इद्दत मिल गया है, उसके एडिशनल वो भरण पोषण भी मांग कर सकती है, वन टाइम में भी ले सकती है, और उसको राइट टू शेल्टर भी पाने का अधिकार है। अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आपके सामने आया, ये ठीक है कि ये सब पुराने मामले हो गए आप लोगों के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी सेकुलर है। कहीं लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मना किया गया है? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मुस्लिम महिला डिमांड कर सकती है आश्रय की और भरण पोषण की। अब हम लोग फिर अब सीधे सीधे सेक्शन पे आ जाएंगे, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे सीपीसी की। आप में से कौन बताएगा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा? तो कहाँ पर मुकदमा लाया जाएगा 144 पुराने अधिनियम का 125 के तहत? कहाँ मुकदमा ले आएंगे? मुकदमा ले आएंगे जहां पति रहता है, ये पति है, जहां हस्बैंड रिसाइड है, या जहां वाइफ रहती है, या जहां पति अपने पत्नी के साथ रहा है, या अपने इलिजिटमेट बच्चे की माता के साथ रहा है। इलिजिटमेट बच्चे की माता के साथ रहा है का मतलब मैरिज नहीं है उसकी। किसकी मैरिज नहीं है? दो दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। इलिजिटमेट चाइल्ड की माता के साथ रहता है, तो या तो ये माता का बच्चा कहीं और का है इसलिए इसका इलिजिटमेट है। लेकिन अगर मुस्लिम विधि के अंतर्गत देखें, क्योंकि 125 लागू तो होता ही है, दे चाहे ना दे कोई, लागू तो होता ही है, तो इलिजिटमेट इस सेंस में भी होगा कि इनका विवाह नहीं हुआ है। इलिजिटमेट उस सेंस में भी होगा, लिविंग के रिलेशन में भी होगा, कि विवाह नहीं हुआ है। और बिना विवाह के कोई भी संतान क्या है? इलिजिटमेट है कि नहीं है? अरे बिना विवाह के संतान इलिजिटमेट होगी कि नहीं होगी? उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है। तो ये हो गया। या जहां पर ऐसे माता पिता रह रहे हैं, अगर माता पिता मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो जहां पे माता पिता रहते हैं। ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड। ये अभी बोल रहा है कि मेंटेनेंस के केस में जो भी एविडेंस लिए जाएंगे, जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर देना है मजिस्ट्रेट को, उसके प्रेजेंस में ही एविडेंस लिए जाएंगे। क्यों? देखो यहाँ पर केवल पर्सन लिखा है वो भी अक्यूज्ड ही एक तरह से। हाँ ठीक है, ये सिविल प्रोसीडिंग मानी जाती है इसलिए अक्यूज वर्ड का यहाँ पे प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन याद करो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें बोला गया है कि एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। सीआरपीसी 273 बीएनएसएस का क्या है? मिल गया ना? हाँ, 273। 273 एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। 308 बीएनएसएस। 308। 308 बीएनएसएस। साक्ष्य किसकी उपस्थिति में लिया जाएगा? अभियुक्त की। हमेशा साक्ष्य किसकी उपस्थिति में लिया जाएगा? पता चलना चाहिए ना कि मेरे खिलाफ क्या साक्ष्य आ रहा है। उसी तरह से यहां पर जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस का केस किया गया है, मेंटेनेंस का, उसके सामने साक्ष्य लिया जाएगा। ठीक है? या जब वो पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस हो गया है, मुक्त हो गया है, तो उसके अधिवक्ता के सामने लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और
कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? अब 274 पुराने वाले का और नए वाले का 310। ठीक। 9। हाँ, सॉरी, 309। समान मामलों की तरह लिखा जाएगा। सिविल प्रोसीडिंग है ना? ये क्या है? ये पूरी सिविल प्रोसीडिंग है, है जरूर क्रिमिनल प्रोसीजर, लेकिन है ये प्योर सिविल प्रोसीडिंग। अच्छा, वो सीपीसी का कौन सा सेक्शन है, जल्दी बताओ तो चले आगे। नहीं याद आया? अरे नालायक, प्लेस ऑफ सुइंग में जाओ ना। ये तो प्लेस ऑफ सुइंग की बात कर रहा है ना। प्रोसीजर कहाँ चलेगा? इट इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सुइंग। तो 15 से 21 तक है ना प्लेस ऑफ स्विंग। उसमें 20 का सी। वैसे तो पूरा 20 ही अप्लाई कर जाएगा, और 19 भी करेगा। क्योंकि 19 क्यों करेगा? क्योंकि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ रिसाइड कर रहा है या जहाँ घटना हुई है, और 20 भी अप्लाई करता है, लेकिन 20 का सी तो पूरी तरह से अप्लाई करता है। वेयर अ कॉज ऑफ एक्शन होली आर पार्टली अराइज, जहाँ पर रहे हैं या जहाँ हैं, तो कहीं तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा ना, जहाँ मेंटेनेंस नहीं मिला होगा। यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है पेमेंट करने के लिए मेंटेनेंस का, वो विलफुली सर्विस को अवॉइड कर रहा है या विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट में आने से, तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई को एक पक्षी भी सुन सकेगा। एक्स पार्टे प्रोसीड कहाँ है सीपीसी में? ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a), वेयर समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड बट द डिफेंडेंट इज नॉट अपीयर एट द डेट ऑफ हियरिंग, कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे। ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a। खैर, क्यों हम सीपीसी की चर्चा बार बार कर रहे हैं? हम तो खैर पूरे एक्ट के साथ ही करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कभी आपके सामने बात हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस की आए तो आपके दिमाग में खट से, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जाएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्लेस ऑफ सुइंग है, उसमें भी मेंटेनेंस के नॉन ओबीडियंस पे क्या कंडीशन होगा। एक्स पार्टे की बात आएगी तो एक्स पार्टे का मतलब वही सीपीसी का एक्स पार्टे, है ना? तो कोर्ट एक्स पार्टे भी प्रोसीडिंग चला सकती है, और अगर वो आ जाएगा तो क्या करेगी उसको। अच्छा, एक चीज और, सॉरी। एंड एनी ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज, लेकिन ये एक्स पार्टे मान लो पति के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ, और बेचारा 3 महीने के अंदर आके बता देता है साहब हम नहीं आ पाए। कैसे आते, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अभी रिसेंट में एक मुकदमा मेरे सामने है, इसमें यही हुआ है। वो मेरे ही सुपरविजन में मुकदमा चल रहा है, दिल्ली में है वो मामला, साकेत में है। तो मैं क्या बता रहा था, 3 महीने के अंदर आएगा और कहेगा साहब हम नहीं आ पाए, एक्स पार्टी प्रोसीड खत्म कर दीजिए। तो कोर्ट सेटिस्फाई अगर होगी तो क्या कर देगी, एक्स पार्टी प्रोसीड को समाप्त करके प्रॉपर प्रोसीडिंग चलाएगी। द कोर्ट इज डीलिंग विथ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 शैल हैव टू पावर मेक सच ऑर्डर। हाँ ठीक है, जो भी ठीक होगा उसका खर्चा वर्चा भी लगवा देगी कि तुम इतने दिन से आए नहीं हो, कितना दिक्कत हो रहा है, चलो खर्चा दो। हिंदी मीडियम के छात्रों को भी चर्चा कर ले। हाँ, यहाँ से था ना। कहाँ पे है? जहाँ पति है, जहाँ पत्नी रहती है, जहाँ अंतिम बार में अपनी पत्नी के साथ या इलिजिटमेट चाइल्ड की माता के साथ रहा है, या माता पिता जहाँ पर निवास करते हैं। कार्रवाई जो भी होगी वो कार्रवाई में जो भी साक्ष्य लिया जाएगा, वो साक्ष्य अभियुक्त के मतलब उस व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ये पिटीशन आया है, याचिका है, उसके प्रेजेंस में होगी या उसके अधिवक्ता के प्रेजेंस में होगी, और मामला समन मामलों की तरह ट्रीट किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जानबूझकर नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ क्या करेगा मजिस्ट्रेट, वन एक्स पार्टे एक्स पार्टे ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन वो आता है 3 महीने के अंदर और माफी मांगता है, तो कोर्ट बोलती अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर चला लेते हैं, जो भी खर्चा फालतू करवाए हो तुम वो तुमसे ले लिया जाएगा। ये बात भी हो गई। 146, भत्ते में परिवर्तन।
तो ये भत्ते में परिवर्तन के ग्राउंड अलग हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर कब नहीं दिया जाएगा के ग्राउंड अलग हैं। लेकिन दोनों को एक साथ कब लिखा जाएगा, जब ये आप आपसे प्रश्न इस तरह से हो कि कब मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं दिया जाएगा या देने के बाद बंद हो जाएगा, तो उसका क्लॉज 4 मैंने बताया था ना कि देने के बाद बंद हो जाएगा यदि उस सुरक्षा नहीं रह रही है तो। याद आ रहा है? हाँ। तो वहां का क्लॉज 4 किसका? 144 का क्लॉज 4 प्लस यहां पर ये चर्चा करेंगे। धारा 144 के अधीन भरण पोषण या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या पत्नी, संतान, पिता, माता, जिसको भी दिया जा रहा है मासिक भत्ता, उसकी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई, और ऐसी तब्दीली हो गई कि कोर्ट को लगता है कि अब मेंटेनेंस जो दिलवाया जा रहा है उसको चेंज कर दिया जाए। पत्नी मांग कर ली, 20,000 रुपये महीना ले रही है, उसकी नौकरी लग गई, यूपीएससी निकल गया उसका, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी हो गया, तब भी लेगी 20,000 रुपया। चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शादी कर ली तो भी चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हुआ ना भत्ते में। परिवर्तन के साथ भत्ता समाप्त भी, परिवर्तन शब्द में भत्ता समाप्ति भी इंक्लूड है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि 144 के अधीन कोई आदेश किसी सक्षम न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां आदेश को। ये क्या कह रहा है बताओ कोई? ये क्या कह रहा है? कोई और भी सिविल मुकदमा चल रहा है भरण पोषण का ही, ठीक है, कोई और भी सिविल मुकदमा चल रहा है भरण पोषण का, वहां पे बोल दिया गया। हम कह रहे हैं भरण पोषण का नहीं चल रहा है, चलो। पति पत्नी में हो गया तलाक, पति पत्नी में क्या हो गया? तलाक नहीं बोल सकती, डिवोर्स बोलोगी, जो बोले वही बोलो। ठीक है, डिवोर्स हो गया। अब पत्नी ने मुकदमा किया प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने को, न्यायालय ने हिस्सा दिया, जीत गई केस। अब उसको भरण पोषण की मान लो हो सकता है उस प्रॉपर्टी में रेवेन्यू जनरेटेड प्रॉपर्टी हो, खूब पैसा मिलता हो, किराया वराया उठाता हो उससे, तो भत्ता नहीं चेंज करेंगे। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि 144 के अधीन कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय, ये कोई दूसरा न्यायालय जहां मुकदमा चल रहा है, के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द कर दिया जाना चाहिए या बदल देना चाहिए, तो रद्द कर देगा या बदल देगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और छोड़ रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या मेंटेनेंस के सूट में प्रॉपर्टी का इशू डिसाइड किया जा सकता है? मेरे एक बच्चे से, बच्चे मतलब न्यायिक अधिकारी है वर्तमान में, जौनपुर जिला, उसके सामने एक मुकदमा ऐसा आ चुका था। तो चूंकि वो मेरा स्टूडेंट था तो वो जानता था इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग भी पता करिएगा, जजमेंट पता करिएगा, किसी सीनियर से पूछिएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, पता करने की कोशिश करिएगा। देखिए, परिवार न्यायालय को बहुत शक्तियां प्राप्त है। इस कैसे मैटर अलग है। भरण पोषण का मतलब क्या है? क्या भरण पोषण का मतलब केवल पैसा है, मेंटेनेंस हो जाए? अगर वो प्रॉपर्टी है तो, अगर तलाक होने के बाद ये तय हो, तलाक है, फैमिली कोर्ट ने तलाक दे दिया, लेकिन तलाक के साथ ये भी तो तय होगा कि तलाक तो हो रहा है, मेंटेनेंस कौन देगा? क्योंकि डिवोर्स महिला भी इसमें आती है, डिवोर्स महिला भी इसमें आती है कि नहीं आती है? आती है ना, डिवोर्स महिला भी, पहले ही पढ़े 144 में, स्पष्टीकरण में। तो अगर डिवोर्स महिला के सामने अगर ये बात आती है तलाक के मैटर में कि कोई सम अमाउंट या प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी डिसाइड होनी चाहिए, मान लो पति पत्नी दोनों के नाम प्रॉपर्टी है, या पत्नी का पैसा लगा हुआ है, या पति ने अपने ही पैसे से पत्नी के नाम से लिया हो,
डिसाइड नहीं होगा इसी सूट में? होगा, किया जा सकता है। ठीक है। बस बहुत जल्दी आप लोगों को हम मुक्त कर देंगे। तीसरा कह रहा है, जहां धारा 144 के दिन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है या अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहां मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह स्त्री से विवाह विच्छेद के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है। पुनः विवाह कर लिया, भत्ता कैंसिल। उस स्त्री के पति ने विवाह विच्छेद कर लिया और उस महिला ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है, भत्ता कैंसिल। इसका बहुत फायदा मुस्लिम लोग उठाने की कोशिश की है हर एक केस में, कि पूरा तो पैसा दे दिए हम इद्दत काल का, और मेहर भी दे दिए। मेहर भी दे दिए तो ये हुआ कि मेहर भरण पोषण नहीं है, मेहर शरीर के बदले है। हम्म। जो पक्षकारों ने रूढ़िजन्य व्यक्तिक विधि, वही पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ के तहत किया था। तो वह ऐसे आदेश को इस दशा में धनराशि आदेश के पूर्व दे दी गई थी, आदेश दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। पैसा दिया जा चुका है, मेंटेनेंस का पैसा प्रोवाइड कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, धनराशि जिस दिन दे दी गई है उसके बाद से कोई भी भत्ता लागू नहीं होगा, रद्द कर देंगे। किसी अन्य दशा में उस अवधि यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द हो जाएगा। किसी अन्य दशा में मतलब कोई भी मैटर, मतलब या केस जिसमें ये तय हो गया है कि स्त्री को भरण पोषण दिया जा चुका है, तो जिस दिन ये चीज तय हो गई थी उस तारीख से भरण पोषण समाप्त हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। उस महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, और विवाह विच्छेद के पश्चात भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आदेश को स्वेच्छा अबंडन कर दिया है, वेव कर दिया है, छोड़ दिया है। जा सनम जा, तुझको माफ किया, नहीं लेंगे तुम्हारा पैसा, तो रद्द हो जाएगा। किसी भरण पोषण या दहेज की ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये जोड़ा गया है जिसे धारा, हाँ न्यू है ना, हाँ, जिसे धारा 144 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उसके किसी मासिक भत्ता संदाय किए जाने के आदेश दिया गया, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में। हाँ ठीक है, वही एक ही बात को ये लोग कितनी बार बोलते हैं नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, कोई भरण पोषण या दहेज, यानी कि कोई मुकदमा दहेज का भी है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे 144 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण उनमें किसी मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है। मान लो पति, पति को बोला, दहेज तो पति पत्नी का ही मामला होगा ना, पति को बोला गया है कि भरण पोषण दो, मेंटेनेंस दो या इंटरिम मेंटेनेंस दो, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा। अब मान लो कोई वसूली हो रही है कोई दूसरे मुकदमे में, पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस के अलावा कोई और मुकदमा है, उसमें वसूली हो रही है, वही जैसे प्रॉपर्टी का मुद्दा है या डाउरी का मुद्दा है, वसूली हो रही है, तो भरण पोषण की राशि को भी तो देखेगा ना, कि भाई भरण पोषण की राशि भी दे रहा है वो, तो कहीं उसके साथ भी अन्याय न हो, इनके साथ भी न अन्याय अन्याय हो, सारा बर्डन एक आदमी पे न पड़ जाए। अब भरण पोषण का बोला है 20,000 रुपये महीना, ऑलरेडी जो सेटलमेंट हुआ दूसरे केस में सिविल कोर्ट के, उसमें ऑलरेडी वो 20 लाख रुपए ले चुकी हैं, तो 20,000 रुपये के हिसाब से कितने दिन में का हो गया, और नियर अबाउट 14-15 साल का पैसा ले चुकी हैं, तो कितना लेंगी, कोर्ट इस चीज़ को देखेगा कि नहीं देखेगा? ठीक है, सब देख लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी भरण पोषण का आदेश आ जाएगा तो उसका इन्फोर्स भी कराना होगा, यानी एग्जीक्यूशन भी कराना होगा। भरण पोषण या इंटरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में दिया गया है, जिस वाइफ या बच्चे या माता पिता के पक्ष में मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है, या उसका कोई गार्जियन है, उसको निशुल्क दिया जाएगा। जिसे यथा, ठीक है फालतू बात है, निशुल्क दिया जाएगा। देखो एक मिनट, केवल इतना समझो, भरण पोषण या इंटरिम भरण पोषण की कार्रवाई के व्यय के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में दिया गया है या उसके संरक्षक को
निशुल्क दी जाएगी। और आदेश का प्रवर्तन ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है किया जाएगा। बस इतने काट काट के लिख लो। ठीक। यानी कि जिसके फेवर में भरण पोषण दिया गया है आदेश, वो या उसका कोई संरक्षक होगा, उसको निःशुल्क कॉपी दे दी जाएगी। और जिसके अगेंस्ट दिया गया है, तो वो जहां पर है, यानी जहां पर पर्सनल ओबीडिएंट के माध्यम से, या उसकी प्रॉपर्टी के माध्यम से, या उसके अरेस्ट के माध्यम से किसी भी तरह से भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है, तो उस तरह से भरण पोषण प्राप्त कर लिया जाएगा। आदेश का प्रवर्तन ऐसे स्थान जहां पर जिस व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया था पे किया जाएगा। तो आदेश का प्रवर्तन, जिसके अगेंस्ट आदेश है, तो जिस स्थान पर वो है उस स्थान पर कर लिया जाएगा। ठीक। क्लियर हो गया। इंग्लिश के विद्यार्थियों को एक बार बस डिस्कस कर लें। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कॉपी ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस। क्या कह रहे हैं कि जैसा भी मामला होगा, चाहे मेंटेनेंस का मामला हो या इंटरिम मेंटेनेंस का मामला हो, तो जिसके फेवर में दिया गया है उसके गार्जियन को या उसे क्या किया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। कहाँ गया, विदाउट पेमेंट उसको दे दिया जाएगा। और जिसके खिलाफ दिया गया है, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made। पैकअप हो गया।